बात मत कीजिएगा। सर माइक पर प्लग इन नहीं है, माइक पर प्लग इन नहीं है। नहीं लगा। कौन सा लेक्चर है? तो स्टूडेंट, रेन का प्रॉब्लम तो रेन और अम्ब्रेला का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पक्का? ओके। एक लास्ट प्रॉब्लम कुछ टाइप कर सकते हैं। ऐसे लिखिए, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ए ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ with speed 72 किलोमीटर पर आवर. Full stop. A passenger in the train find that wind is blowing a passenger in the train find that the wind is blowing from east with a speed 20 meter per second. Comma, the passenger is not a restless passenger. The passenger is not रेस्टलेस पैसेंजर. इसका मतलब समझे? कुछ लोग होते हैं ना, जब ट्रेन में घूमते रहते हैं, एक अपने सीट पर बैठे नहीं रहते हैं, तो क्या हो गया? रेस्टलेस. यहाँ पे लगा रहे नॉट रेस्टलेस, मतलब बैठा हुआ ही है. फाइंड द ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड. फाइंड आउट द ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड. फाइंड आउट ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड. सॉल्व कीजिए. ये प्रॉब्लम तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं. ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड
ट्रेन के लिए किलोमीटर पर आवर में दिया था जानबूझकर, और इसको मीटर पर सेकंड में दिया हूँ ताकि किलोमीटर पर आवर को आप कन्वर्ट कर सके मीटर पर सेकंड में। और हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ए फ्रेम से तो वाकिफ हैं, वेक्टर में पढ़ाया था। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम से बहुत कुछ क्लियर होता है। डायग्राम में दिखाना चाहिए ना एरो देकर कि ट्रेन किधर जा रही है। ट्रू वेलोसिटी ऑफ द विंड का मतलब होता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वही रहेगा ना ट्रू वेलोसिटी। हम लोग सो मेनी टाइम्स बोलते रहते हैं ना, जैसे कहा पूर्वा हवा चल रहा है, पश्चिम चल रहा है। मैं तो हिंदी में अपना टर्म में मैं बोल रहा हूँ, मगही मगध वाला लैंग्वेज यूज कर दिया। तो पूर्वा मतलब पूर्वा हवा मतलब किधर से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट ना। पूर्वा हवा का डायरेक्शन क्या पूछेंगे तो पूर्वा बोलिएगा, टुवर्ड्स ईस्ट, कमिंग फ्रॉम ईस्ट, देन व्हाट इज द डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट। यही तो यहाँ पे होगा। ये है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए हम लोग इसको बाई एक्सिस मान लेंगे। ऐसा क्या मान लेंगे, एक्स एक्सिस। हाँ वेरी गुड, 20√2। तो ए पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड दैट विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट। विंड कहाँ से आ रहा है, ईस्ट से। इसका मतलब विंड का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स वेस्ट, यही है ना, इस तरफ है। तो ये है, यहाँ देखिएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टुवर्ड्स नॉर्थ। और इसका वैल्यू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या 20 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कीजिएगा मीटर पर सेकंड में, इतना ही आएगा, करेक्ट। और एक इसका डायरेक्शन था वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ट्रेन में जो इंसान बैठा हुआ है उसको ऑब्जर्व हुआ कि विंड किधर आ रहा है, हवा आ रही है पूरब से, तो जा किधर रही होगी, पश्चिम की तरफ जा रही होगी, टुवर्ड्स वेस्ट। ये भी 20 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो जिसने ऑब्जर्व किया उसका फ्रेम था ट्रेन, बट मुझे तो बताना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन एंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतना आसान था, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट। ये कितना है, 20 माइनस आई कैप। विंड का ट्रेन के रेस्पेक्ट में, अब प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा भाई, सर सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20√2। और जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आंसर भी उसी टर्म में रहेगा, एंगल, राइट। तो ये एंगल क्या आप निकाल सकते हैं, तो सर ये तो ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो tan थीटा के लिए ये कर सकते हैं, दिस बाई दिस, दिस बाई
20/20 इक्वल टू व्हाट 1। इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में ऐसे बताते थे 20√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ। अगर एंगल इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे एंगल इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट ये वेक्टर के फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ाया होगा, ठीक है ना। चलिए, करेक्ट है तो आंसर इसी लैंग्वेज में रहेगा दिया हुआ। नहीं, ये मेरा छोड़ दीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन आप एक्स वाई के रेस्पेक्ट में बताएंगे या नॉर्थ साउथ के वेस्ट में? डायरेक्शन कैसे बताइएगा, राइट। और अगर ये एंगल इक्वल हो रहता है मतलब 45 तो वहाँ पे एक कन्वेंशन था कि नो नीड टू इंडिकेट द एंगल, सिंपली राइट व्हाट नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये बहुत पुराना कहानी हो गया, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं 45 नहीं लिखा, बट यहाँ पे अगर 30 रहता तब बोलना पड़ता। तब क्या बोलते 30 डिग्री वेस्ट ऑफ, इधर से मेजर कर रहे हैं ना तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, करेक्ट। ये सब शॉर्ट नोट्स में तो लिखे ही होंगे, वेक्टर का शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखे तो लिखना चाहिए। ये तो पक्का नीट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए, देखो स्पेलिंग सही है। कभी कोई यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। मान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्रा है, राइट, और ये नॉर्थ गुवाहाटी साउथ गुवाहाटी मान लीजिए, बैंक ऑफ द रिवर, एक्स एक्सिस, अरे हो गया बाई एक्सिस। और रिवर में डाउन द स्ट्रीम एंड अप द स्ट्रीम कैसे बोलते हैं? जब हम लोग पानी के बहाव में इन द करंट ऑफ द रिवर के डायरेक्शन में जाते हैं तो उसको डाउन द स्ट्रीम बोलते हैं, और उसके अपोजिट में जाएंगे तो अप द स्ट्रीम। ओके, तो मान लेते हैं, ओके, हाँ, जब हम लोग वाटर के फ्लो में के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जस्ट अपोजिट वाटर के, मान लेते हैं कि रिवर है और ए लाइन बैंक ऑफ द रिवर है, नदी का किनारा, करेक्ट। और यू जो है वो है मेरा वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोले या वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोले, अलग बात है, सेम बात? सेम बात है, राइट। अब सपोज कीजिए कि तालाब, तो वहाँ तो स्टिल वाटर रहेगा, शांत पानी, राइट। बट रिवर में क्या रहता है? फ्लोइंग वाटर, करेक्ट। तो इस डायरेक्शन को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम और उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम, करेक्ट। मान लेते हैं यहाँ देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं 0 0, ठीक है ना, और इसका ए डी है विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। और इमेजिन कीजिए कि रिवर पे अगर कोई बोट हो या स्विमर हो और स्विमर स्विम कर रहा है, राइट, तो नहीं लगता कि उसका वेट उसका थ्रस्ट से बैलेंस हो जाएगा?
जो स्विमिंग करने का ओरिएंटेशन रहता है, राइट। तो अगर ए स्विमर है तो इसका जो mg लगेगा वो उसका n से बैलेंस हो जाएगा। तो रिवर का प्लेन के डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या मान के चलिए, 0। मतलब हम लोग यहाँ पे जिस डायरेक्शन में और स्विम कर रहा है उस डायरेक्शन के वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मानना चाह रहे हैं। मोटा मोटी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, वो मूव कैसे करता है? तो एक्चुअली मूव करता है न्यूटन थर्ड लॉ से। देखते हैं हम लोग नाव वगैरह का रेस होता है तो, करेक्ट, पानी को पीछे फेंकते हैं तो पानी भी इक्वल फोर्स लगा क्या करता है, बट मोटा मोटी हम लोग यूनिफॉर्म, फिर भी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मानेंगे। तो सपोज कीजिए कि यहाँ से 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड को रिवर क्रॉस करना है, दूसरा फ्रेंड यहाँ पे चेयर लगाकर बैठा हुआ देख रहा है, ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। और एक फ्रेंड को बस ए से उसको जाना था बी पे। कहाँ पे जाना था? बी पे। और वो HC वर्मा का फिजिक्स नहीं पढ़े हुआ था। ए से बी पे जाना था, डायरेक्टली इसी लाइन पे उसने छलांग लगाया, ओरिएंटेशन अल्फा एंगल बनाकर, करेक्ट। तो यहाँ पे भी है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर या वाटर, करेक्ट। वो तो स्विम तो करेगा वाटर पे ना, राइट। हवा में भी कर सकता है एरोप्लेन, एक ही बात है, ये तो समझ में आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, करेक्ट है। सपोज कीजिए, यहाँ देखिएगा सबसे बढ़िया एग्जांपल, जिस पोडियम पे मैं हूँ, ये जनरली मूवी के शूटिंग वूटिंग में होता रहता है, ठीक है। जिस पोडियम पे मैं हूँ, मैं इस इधर जा रहा हूँ, राइट। इस पोडियम में व्हील लगा रहता, अब पोडियम को आप इधर लेके जाते, किधर? इधर। अब मैं इस पोडियम पे किधर जाता रहता? इधर। तो मेरा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन किधर रहता जाने का? क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? मैं इधर जा रहा हूँ, पोडियम मेरा इधर जा रहा है, तो मैं ओवरऑल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर ना जाऊँगा ना, करेक्ट। यहाँ पहुँच पाएंगे या कहीं और पहुँच जाएंगे? सेम सिचुएशन है। तो एक्चुअल में ये भी जो दिया हुआ है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, करेक्ट। लेकिन आप पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं? बीच नदी में तो नहीं रुकेंगे, पॉइंट ले रहे हैं ग्राउंड पे। तो मान लेते हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ग्राउंड पे, तो वेलोसिटी भी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही निकालना पड़ेगा, ये तो रूल है। ऐसा होगा कि डेल्टा एक्स पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अब वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिएगा, सही नहीं रहेगा ना। डिस्प्लेसमेंट आप अर्थ के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, राइट। अब वेलोसिटी मंगल ग्रह के रेस्पेक्ट में, सही कैलकुलेशन आएगा? नहीं आएगा। फ्रेम का कॉन्सेप्ट रहना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ बैंक ऑफ द रिवर, मतलब अर्थ ग्राउंड, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हम लोग सोचेंगे वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। तो मुझे सारा कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या वाई व्हाट एवर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए होगा। बट क्वेश्चन में तो आपको दिया रहेगा क्या, ए दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और ए क्या दिया रहेगा? यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग को निकालने के लिए इसमें क्या क्या भाई प्रॉब्लम आपको आएगा, और डिटो वही आएगा, कुछ भी दाएं बाएं नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जनरली आता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग, रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, राइट। उसके बाद आता है व्हाट मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या होगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग एंड मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये आएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका ड्रिफ्ट बताइए। जनरली हम लोग देखते हैं ना, कहीं पे सपोज कीजिए कैंप लेके जाते हैं ड्राफ्टिंग करने के लिए, तो ड्रिफ्ट से ही ड्राफ्ट हो गया ना, नदी में तैरने के लिए, राइट। एक छोटा सा हम लोग प्लास्टिक का रहता है ना, उसमें बैठ जाते हैं, ड्राफ्टिंग हो रहा है, करेक्ट। तो एक्चुअल में अगर जहाँ से आप गए हैं, जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं, करेक्ट,
उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग नदी का फ्लो के डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से, राइट, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव ड्रिफ्ट। क्या बोलना है भाई? पॉजिटिव ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ बोली तो? जहाँ से स्टार्ट किया उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट के रेस्पेक्ट में राइट रहेगा या लेफ्ट रहेगा। अगर हम लोग वाटर के रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो उसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव ड्रिफ्ट, करेक्ट। और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में वाटर के फ्लो के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर यहाँ पहुँच रहे हैं, इधर गए, पहुँच गए, तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव ड्रिफ्ट। तो सर यहाँ से स्टार्ट किए और मान लेते हैं कि जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुँच गए तो बोलेंगे जीरो ड्रिफ्ट। तब क्या बोलेंगे? जीरो ड्रिफ्ट। तो ये 3 टर्म समझ में आया? पॉजिटिव ड्रिफ्ट, निगेटिव ड्रिफ्ट और जीरो ड्रिफ्ट। पॉजिटिव ड्रिफ्ट का मतलब क्या? जहाँ से स्टार्ट किया उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट के रेस्पेक्ट में रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसको बोलेंगे, मैं लिखवा दूंगा, उसको बोलेंगे पॉजिटिव ड्रिफ्ट, राइट। इसका मतलब है भाई कि अगर इसको 0 0 मानते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0D रहेगा। हाँ ना, कुछ बोलते रहिएगा, राइट। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि कितना रहेगा? x एंड d। क्या मैंने सही लिखा? यहाँ पे तो बाई कोऑर्डिनेट इस लाइन पे सेम ही रहेगा ना। तो अगर मेरा डेल्टा x है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, किसका? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब नदी का 2 किनारा, करेक्ट, रिवर के रिस्पेक्ट नहीं। और अगर इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ड्रिफ्ट। और अगर डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? पॉजिटिव ड्रिफ्ट। और अगर डेल्टा एक्स निगेटिव है तो इसको क्या नाम देना है? निगेटिव ड्रिफ्ट। मैं अपना डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव ड्रिफ्ट का मतलब होता है वाटर के फ्लो में जाना, के डायरेक्शन में जाना, ठीक है। और अगर 0 है मतलब क्या बोलेंगे? जीरो ड्रिफ्ट। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा। हो गया? यहाँ देखिए, इसका मतलब इनिशियली स्विमर अपना ए ओरिएंटेशन लेकर जंप किया था स्विम करने के लिए, और वो क्या सोच रहा था कि मैं डायरेक्टली बी पे पहुंचूंगा, राइट, करेक्ट। लेकिन जब नदी के दूसरे किनारे पे जाएगा तो क्या बी पे पहुंचेगा या समवेयर एल्स? क्यों? यस सर, पानी भी तो इसको धक्का देता रहेगा, उसका ज्ञान था नहीं, राइट। वो किसे पता चलता रहेगा? जो यहाँ पे उसका फ्रेंड है, करेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखेगा तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो नहीं था कि ग्राउंड और मैन के बीच में वाटर आ गया, राइट। वाटर ग्राउंड में है और वाटर पे मैन है, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब रिवर का वेलोसिटी, करेक्ट। तो इस यहाँ देखिए, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ए वैल्यू 2 वेक्टर का रिजल्टेंट है, बोल सकते हैं ना, ए वेक्टर और ए वेक्टर। अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को भी अगर फॉलो करते हैं, मान लेते हैं हमको एक डायग्राम बनाना है, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जिस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना रहता है उसको हम लोग सेम ऑर्डर में लेते हैं और उसका रिजल्टेंट को रिवर्स ऑर्डर में। तो ए वेक्टर क्या है? सेम ऑर्डर। तो ए हो गया वी और ए हो गया यू। इसको मैं यू और वी से निगेट किया हूँ। यू और वी समझ में आता रहेगा ना क्या माना हूँ? तो रिजल्टेंट तो ये रहेगा भाई। तो अब बताइए, मैन बी पे पहुंचेगा या सी पे पहुंच जाएगा? सी पे पहुंच जाएगा, करेक्ट। जाना कहाँ था? बी पे। पहुंच कहाँ जाएगा?
सी पे, करेक्ट। लेकिन ये बात इस मैन को पता रहेगा, ये तो वाटर के रिस्पेक्ट में इसका मूवमेंट हो रहा है, राइट। ये किसे पता रहेगा? ऑब्जर्वर को। इसको सब पता चलेगा जब एकदम नदी के किनारे पहुंच जाएगा, राइट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ देखिएगा, ये अल्फा एंगल कौन सा एंगल था? अल्फा इज द एंगल बिटवीन भी एंड फ्लो ऑफ द रिवर। ये अल्फा एंगल क्या है? भी, ए भी ना, एंड फ्लो ऑफ द ग्राउंड और फ्लो एक सेमी डायरेक्शन है ना, इसलिए इसको याद रखिए, करेक्ट है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैन को तो ऑलवेज पानी नजर आता रहेगा, वो तो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन को मेंटेन करते रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि तो ग्राउंड भी बोल देंगे तो काम चल जाएगा। बट ये क्या था? ग्राउंड का ये डायरेक्शन और यू का डायरेक्शन डिफरेंट था या सेम था? सेम था। तो सर ऐसा इसको मेंशन करने का क्या रिक्वायरमेंट है? ऐसा मेंशन करने का रिक्वायरमेंट है कि जब नदी के बीच में रहेगा मैन, तो उसको तो रिवर का फ्लो ही नज़र आता रहेगा, किनारा नज़र नहीं आएगा। तो ऑलवेज अपना वो जो दिमाग में बैठा हुआ था कि मुझे नदी के बहाव के साथ, फ्लो के साथ अल्फा एंगल मेंटेन करते रहना है, राइट। तो अल्फा एंगल मेंटेन करेगा तो वो तो फ्लो का डायरेक्शन ही देखेगा, राइट। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैन सोच रहा है कोई इस लाइन पे जा रहा है, बट रियलिटी में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो इस लाइन पे जा रहा है या इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है? इस लाइन पे नहीं जा रहा है। किस लाइन पे जा रहा है? इस लाइन पे। बट इस लाइन पे जाते हुए, अब दो डायग्राम आपको बना रहे हैं, इस लाइन पे जाते हुए कैसे वो स्विम करते जा रहा है? ऐसे या ऐसे? वो ऑलवेज उस मैन को ऑलवेज अपना एंगल मेंटेन करना है, राइट। तो वो तो इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा था। ये दूसरी बात है कि लाइन ये शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, राइट। बट वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, इसलिए मैन को तो ऑलवेज अपना एंगल अल्फा मेंटेन करते हुए तैरते रहना है। तो तैरते रहेगा इस ऐसे, जाते रहेगा ऐसे। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन मुझे पता है कि क्या होने वाला है, राइट। अरे जो बोल रहे हैं यही तो शिप और बोट में अप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना। देखते हैं उमानंदा पहुंचना रहता है तो सिमर बोट फेरी किसी और डायरेक्शन में जाता है, या कहीं से भी नॉर्थ गुवाहाटी से आता रहेगा साउथ गुवाहाटी, जहाँ जाना रहेगा ना तो पहले कुछ और डायरेक्शन लेता है। वो लोग को बहुत आइडिया है, फिजिक्स कम पता है लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा पता है, राइट। वो लोग अपना हैंडल को ऐसे से करते रहते हैं, ओरिएंटेशन को वहाँ से देख लेते हैं। तो एक्चुअल में मैन ऑलवेज इस लाइन के अलॉन्ग ही स्विम करेगा जो पहले उसका ओरिएंटेशन था, क्योंकि उसको ऑलवेज वाटर के फ्लो के साथ कितना एंगल मेंटेन करना है। तो स्विमिंग करेगा ऐसे, ऐसे नहीं, ये गलत है, राइट। स्विमिंग करेगा ऐसे बट जाएगा ऐसे। लेकिन अगर वो स्टील वाटर रहता तो स्टील वाटर रहता तो इसका कैलकुलेशन फेल नहीं करता, क्योंकि जीरो रहता है, एरो रहता ही नहीं, तो सिर्फ ऐसे ही चलता। बट स्टील वाटर तो रहेगा नहीं, मोटा मोटी रिवर रहेगा तो, राइट, करेक्ट है ना। तो मोटा मोटी डायग्राम समझ में आ गया? किसी को डाउट? ठीक है। चलिए यहां देखिए, ये क्या था भाई? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसका कार्टेशियन सिस्टम में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। यहां देखिए, v cos अल्फा i, इसको कार्टेशियन सिस्टम है, राइट। अब प्लस v sin अल्फा j लिख सकते हैं, जहां पे v यहां पे रहेगा, v को क्या बोलिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। क्या पढ़ेंगे मॉडल्स लेने के बाद? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, करेक्ट। मास्क लाना पड़ेगा।
चलिए, और u को कार्टेशियन सिस्टम में क्या लिखिएगा, इसका बाई कंपोनेंट क्या रहेगा, 0 ना, इसका बाई कंपोनेंट सिर्फ क्या लिखेंगे, ui। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्यों निकालने का रिक्वायरमेंट था, तो मेरा आंसर है कि डिस्प्लेसमेंट मुझे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही पता रहेगा। और दिस इज एग्जांपल ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन तो एक मोशन अलग करेंगे और बाई मोशन अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए क्या लिखा जाए, v cos अल्फा i प्लस v साइन अल्फा j अब प्लस ui। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए u प्लस v cos अल्फा i अब प्लस v साइन अल्फा j। यहाँ तक आ जाइए। एक कौन सा एरो है पता है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का ओरिएंटेशन क्या है, मतलब बीटा, क्या पूछा जाएगा, अल्फा किसका एंगल है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर का, अब बीटा क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का। करेक्ट है ना, क्या समस्या है भाई, ये है भी, ये है यू, ऐसे क्या बोलिएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो इसका ये इसका इस लाइन के साथ एंगल और इसका इस लाइन के साथ एंगल सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा, तो इसको बीटा मान लिए, इसको अल्फा मान लिए, बीटा भी निकाले नहीं है। करेक्ट, कौन सा, तो ये इस लाइन का किसी के साथ एंगल तो निकालेंगे ना, जिस फ्रेम में काम कर रहे हैं उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में काम करेंगे। एक एक्सिस का एंगल बता रहे हैं भाई, किसी वेक्टर का मुझे एंगल निकालना है, ये मेरा वेक्टर है, तो एक किसी आप एक से बाई कुछ तो एंगल बताएंगे किसी के साथ, मैं इसको एक एक्सिस का एंगल बताना चाह रहा हूँ, बीटा बता सकते हैं ना। तो मेरा किनारा है, ग्राउंड बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस आप कहाँ पे ड्रॉ किए हैं, नदी में या ग्राउंड पे, ग्राउंड पे। करेक्ट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट द ओरिएंटेशन ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओरिएंटेशन का मतलब कुछ तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए सुटेबल क्या रहेगा, एंगल बताना कि भाई इस किनारे के साथ जहाँ से स्टार्ट किए हैं इस बैंक ऑफ द रिवर के साथ इसका इतना एंगल नजर आ रहा है। करेक्ट, या इस वर्टिकल लाइन के साथ इतना है, कुछ तो एंगल बताना पड़ेगा। तो यहाँ से tan बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई इसका वी वाई और इसका वी एक्स, इसका वी वाई क्या है दिस वन और इसका वी एक्स क्या है दिस वन, इट राइट। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वी साइन अल्फा डिवाइड बाई वी यू प्लस वी कॉस अल्फा। इस बीटा को क्या बोलिएगा, एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड बैंक ऑफ द रिवर, एंड लिख लीजिए बैंक ऑफ द रिवर बोले या एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोले, अलग बात है, सेम बात है। बीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड बैंक ऑफ द रिवर। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक बातें समझ में आ गया।
बाई मोशन का पहले बात कर लेते हैं। करेक्ट। आप बताइए कि आपके पास एक्स मोशन और बाई मोशन, यहाँ पे दोनों एक्स और ए बाई जीरो है। जो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें मेरा एक्स और ए बाई क्या है, जीरो मान रहे हैं। तो एक्स मोशन और बाई मोशन में, एक्स मोशन में 3 इक्वेशन आएगा और बाई मोशन में भी 3 इक्वेशन मिलता है, राइट। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कौन सा फार्मूला से निकाल पाइएगा यहाँ पे? तो टाइम तो 4 ही इक्वेशन में मिलेगा ना, एक्स मोशन का 2 इक्वेशन और बाई मोशन का 2 इक्वेशन। क्या यहाँ से निकाल पाएंगे? ये टर्म ही जीरो हो जाएगा। क्या यहाँ से निकाल पाएंगे भाई? ये भी तो टर्म जीरो, एक्स और ए बाई दोनों जीरो, राइट। तो ये दोनों काम का नहीं रहेगा। फिर क्या बचा? डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये टर्म जीरो। बट डेल्टा एक्स आपको पता है? डेल्टा एक्स कहाँ पता है? फाइनल एक्स पता है क्या? कहाँ पे जाएगा? नहीं पता है। तो एक आपका काम का है नहीं है। अब बचा लास्ट, डेल्टा वाई इक्वल टू व्हाट, ई वाई टी अब प्लस ये टर्म तो जीरो, बट डेल्टा वाई पता है, जीरो माइनस टी, जीरो माइनस, तो इस इक्वेशन से निकलेगा टाइम ऑफ क्रॉसिंग। करेक्ट है। तो बाई मोशन में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाई कंपोनेंट कितना होगा? वहां देख के बताइए। भी साइन अल्फा, राइट। तो डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। इस फार्मूला को तो लगा सकते हैं। यहाँ पे यू बाई स्टैंड नॉट स्टैंड फॉर की रिवर का, जस्ट एक फार्मूला में लिखा हूँ, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा वाई जीरो माइनस डी, और इसके बदले क्या लिखेंगे भाई? वी साइन अल्फा टी, और ये टर्म कितना हो जाएगा? जीरो। तो टी इक्वल टू, कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है? सॉरी, डी माइनस जीरो, डी माइनस, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको बॉक्स में कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डेरिवेशन करते रहिए। तो डायरेक्टली इसको स्टैंडर्ड फार्मूला मान लीजिए। यहाँ देखिएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर इक्वल टू व्हाट, विड्थ ऑफ द रिवर, ये क्या है, और डिवाइड बाई भी साइन अल्फा, जहाँ पर भी क्या है, भी भाई, नॉट भी साइन अल्फा, भी ओनली वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा क्या है, किसके बीच का एंगल, सही है। ये दोनों दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, करेक्ट। तो क्या यहां से टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकल जाएगा? चलिए, हाँ, ए बाई बिकॉज नहीं है, एक्सेशन नहीं है, ए बाई जीरो है, इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V एंड D, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ व्हाट, V एंड D, मतलब मैन का अपना मैक्सिमम कैपेसिटी पता है कि कितना स्पीड से स्विम कर सकता है वाटर में, राइट। और आपके लिए रिवर का विड्थ तो चेंज नहीं होगा जहाँ पे आप जंप करने वाले हैं, राइट। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V एंड D मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग पूछा जाएगा, मतलब इसको फिक्स करते हुए, राइट। तो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए मिनिमम टाइम T मिनिमम फॉर व्हाट, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ V एंड D क्या होगा भाई? तो सर वेरिएबल के नाम पे तो फिर यही रहा अल्फा, राइट। इसका मतलब है कि इसका मिनिमम वैल्यू के लिए इसको मैक्सिमम कर देते हैं डिनोमिनेटर को, और डिनोमिनेटर का मैक्सिमम वैल्यू साइन अल्फा वेरिएबल है 1 हो सकता है। इसका मतलब है कि अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे,
90 डिग्री dy/v रहेगा। करेक्ट है। इसका मतलब है कि मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए मैन को कैसे स्विम करना पड़ेगा? बोलिए तो। इस लाइन पे जाना, इस ऐसे एंगल कितना बनाना पड़ेगा? करेक्ट। बट क्या मैन डायरेक्टली यहां जाएगा? इसमें तो यू सर जुड़ेगा ना, पहुंचेगा अभी भी यहां, बट यहां इस लाइन पे जाते हुए स्विम कैसे करता रहेगा? यस, अभी भी 90 मेंटेन करते हुए ही स्विम करेगा। करेक्ट है। समझ में आ गया बात? चलिए, देखिए बातें तो छोटा चीज़ से ही स्टार्ट होता है ना। कौन जानता है कल के डेट में आप मैरिन इंजीनियर बन गए, राइट? बात तो छोटा से यहाँ स्टार्ट होता है, वहाँ से ही तो सीखना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिए, इसका आंसर देंगे रागिनी मिश्रा। भाई अल्फ़ा 0 तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इन्फिनिटी, तो कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, होना भी चाहिए। नदी के किनारे आप ऐसे स्विम करते रहिएगा, कभी पहुंच पाइएगा? जल्दी तैरने नहीं आता किसी को तो क्या करता है, किनारे में ही तैरते रहता है, राइट? गहराई में नहीं जाता है। तो ये हुआ करेक्ट। तो ये प्रैक्टिकल भी था। और अल्फा अगर 180 रहेगा तो ऐसे तैरते रहेगा। दोनों केस में क्या पहुंच पाएगा? नदी के दूसरे किनारे पे नहीं पहुंच पाएगा। लिख लीजिए। इसको हटाएं, हो गया? यहाँ देखिए, ड्रिफ्ट निकालने का मतलब डेल्टा एक्स पूछ रहा हूँ, और यहाँ देखिए डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब तो हम लोग के हाथ में टाइम ऑफ क्रॉसिंग है। ए टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप लोग को EAN याद है ना, सिडविक रूल? उस पर क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, मतलब उसका प्रॉपर सेट मैं दूंगा। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सही से लेना है, ठीक है? लाइटली नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। डेल्टा एक्स, यू एक्स कितना इसके बदले लिखे भाई? यस, यू प्लस v cos अल्फा, और टाइम ऑफ क्रॉसिंग dy समझ में आ गया? चलिए यहाँ देखिए, ए ब्रैकेट कभी नेगेटिव होगा? ए ब्रैकेट नहीं, ए ब्रैकेट क्यों नहीं होगा? टाइम नेगेटिव नहीं है, डी पॉजिटिव। यहाँ पे टाइम नेगेटिव तो नहीं होता, तो सही बात है, लेकिन सम टाइम सॉल्व करते टाइम नेगेटिव होता था, हम बोलते हैं पॉसिबल नहीं है। बट इस केस में अल्फा तो आप कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं? करेक्ट। स्विमर का ओरिएंटेशन तो 0 से 180 ही हो सकता है। तो ए और 0 से 180 के बीच में साइन का साइन ऑलवेज पॉजिटिव, साइन का साइन क्या ऑलवेज पॉजिटिव, डी भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, और ए टर्म भी पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स का अलजेब्रिक साइन के लिए ए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। किसके हाथ में वो साइन है?
इसके साथ में साइन है। करेक्ट? समझ में आ गया है? चलिए, समझे बात को? ठीक है। अब लिखिए केस फर्स्ट, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 0, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 होने के लिए u प्लस भी कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? करेक्ट है ना? मतलब एट दिस इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको मैं 0 बना दिया, तो दिस इक्वल टू व्हाट? इसका मतलब है कि कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस यू बाई, बातों को समझना है। तो कॉस यहाँ पे ए ब्रैकेट पॉजिटिव आगे में नेगेटिव, मतलब कॉस अल्फा नेगेटिव, और 0 से 180 के बीच में कॉस अल्फा का साइन नेगेटिव तब होता है जब एंगल ऑब्ट्यूज होता है। इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स 0 होने के लिए अगर रिवर का फ्लो ऐसे है और डायरेक्ट डेल्टा एक्स 0 मतलब डायरेक्ट जस्ट अपोजिट पॉइंट पे जाना है, इसका मतलब रिवर स्विमर को कैसे मूव करना पड़ेगा? ऐसे स्विम करना पड़ेगा, 90 बनाकर, एक्यूट एंगल बनाकर या ऑब्ट्यूज एंगल बनाकर, ऑब्ट्यूज बनाकर, राइट? और इसमें तो यू जुड़ेगा ना, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इस लाइन पे दिखना पड़ेगा। करेक्ट? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो का डायरेक्शन जो रहेगा उसी के सामने वाला पॉइंट पे मैन पहुंचेगा, हाँ या ना? मैन किस लाइन के सामने पहुंचेगा? किस लाइन पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चलते रहता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर इस पॉइंट से डायरेक्ट इस पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शन यही होना चाहिए। तो इसमें ए भी और यू का रिजल्टेंट क्या रहना चाहिए? बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अलॉन्ग रहना चाहिए। करेक्ट है, हाँ या ना? ये रहेगा। डायग्राम भी बनाइए। तो डेल्टा एक्स 0 होने के लिए एंगल शुड बी एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज। तो नीचे एक लाइन तो मेंशन कर ही लीजिए, फॉर 0 ड्रिफ्ट। हाँ ये देखिए यहाँ पे, हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आगे निगेटिव है ना, तो अल्फा क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा। करेक्ट है? तो मैन को कैसे स्विम करना मैन को कैसे नदी में स्विम करना पड़ेगा? अगर यहाँ से मैन स्टार्ट करना चाहता है, इस लाइन पे ऐसे जंप करेगा, ऐसे जंप करेगा, 3 डायरेक्शन दिया हूँ, या ऐसे जंप करेगा। ए भी का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए? अभी था वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इन तीनों में से कौन सा सेलेक्ट कीजिएगा? ए सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक्यूट एंगल रहेगा, इसमें 90 रहेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि ये मेरा भी रहेगा 1/1, ये समझ में आ गया। और मैं किस केस के लिए आप काम कर रहे हैं? डेल्टा एक्स 0 के लिए। तो डेल्टा एक्स 0 तभी होगा ना जब डायरेक्टली एक से बी पे पहुंचेगा, ए से। इसका मतलब है कि स्विमर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस लाइन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा, हाँ ना? बोलिए। इस लाइन के अलॉन्ग जाने के लिए उसका कौन सा वेलोसिटी इस लाइन के साथ कोइंसाइड करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन। करेक्ट बोल रहा हूं? तो ए हो गया भी, जो क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कौन कौन सा वेलोसिटी का रिजल्टेंट था? भी का और यू का, हाँ या ना? भी का और, यही डायग्राम बनाए हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अच्छा, तो स्विमर का रिवर का प्रॉब्लम, या बोट का रिवर का, फेरी का रिवर का, शिप का रिवर का, या एरोप्लेन और हवा का, अलग कॉन्सेप्ट है? सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा ना? इसको हटाया जाए। चलिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, इसका मतलब जीरो ड्रिफ्ट होने के लिए पहला कंडीशन तो है कि एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज, करेक्ट। इस फार्मूला को ध्यान से देखा जाए, और कोई कंडीशन? एक तो कंडीशन हो गया कि सर एंगल शुड बी व्हाट, ऑब्ट्यूज। और कोई कंडीशन होना चाहिए? ध्यान से फार्मूला देखिए, कभी बचपन में ऐसा काम किए हैं, दो फिगर बना रहता है और दोनों में मिस्टेक ढूंढना रहता है। पहले आता था एक मैगजीन, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, नंदन, उसमें एक ऐसा आता था, बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता था, राइट। किसी में कैप है, किसी में कैप नहीं है, किसी में जूता में लेज है, किसी में नहीं है, मतलब समझो कंसंट्रेशन चेक किया जाता था। तो वही कंसंट्रेशन से यहाँ पे देखिए कि और क्या कंडीशन होना चाहिए। क्या बोले? यू बाई भी, तो यू और भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, मैग्नीट्यूड है। ब्रेक पॉजिटिव बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। नहीं, आप भी कुछ बोलिए, राइट। ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन रिलेटेड है जेईई मेन वाले बच्चों से, क्योंकि मैथमेटिकल बात हो रहा है ना। कॉस अल्फा का वैल्यू सर -2 नहीं हो सकता है, -2 पॉसिबल है। इसका मतलब ए वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, नॉट मोर देन इक्वल टू 1। पॉसिबल है ट्रिगोमेट्री में? कॉस अल्फा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, तो -1 से छोटा पॉसिबल है। तो अगर यू का वैल्यू अगर भी से बड़ा हो जाए, यू का वैल्यू अगर भी से बड़ा हो जाएगा, करेक्ट, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल रहेगा? यू बाई भी का वैल्यू अगर मोर देन 1 हो जाएगा, लाइक 1.5, तो नजर आएगा cos अल्फा इक्वल टू 1 -1.5। इज इट पॉसिबल? इसका मतलब सर इसका तो प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि यू का वैल्यू अगर भी से बड़ा होगा तो जीरो ड्रिफ्ट कभी नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? यू का वैल्यू अगर भी से बड़ा हो जाएगा तो जीरो ड्रिफ्ट चाहकर भी कोई भी ऑप्टिक एंगल मेंटेन कर लिया जाए, जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा। करेक्ट है? तो ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव जो मैंने बोला, ठीक है। पहला कंडीशन एंगल शुड बी व्हाट, ऑब्ट्यूज, और दूसरा कंडीशन सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल बोलना सफिशिएंट नहीं रहेगा, दूसरा कंडीशन रहेगा यू शुड बी व्हाट, लेस देन भी। करेक्ट। इसका कोई रीजन पूछेगा तो क्या बोलिएगा? क्योंकि अगर यू ग्रेटर देन वी हो गया तो कॉस अल्फा नजर आएगा जस्ट लाइक -2 -1.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो अगर यू का वैल्यू ग्रेटर देन वी हो गया तो कभी जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा। जो बोले हैं उसको लिख लीजिए। तो दो कंडीशन मैंने बोला जीरो ड्रिफ्ट का। पहला कंडीशन एंगल ऑप्टिज होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वैल्यू ऑफ यू शुड बी लेस देन वी। दो कंडीशन याद रखिएगा। इसको हटाया जाए। अब सेकंड केस, ड्रिफ्ट पॉजिटिव होने के लिए, ड्रिफ्ट पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? u प्लस भी कॉस अल्फा, और ये था ना डी बाई वी साइन अल्फा ग्रेटर देन 0, तो u प्लस वी कॉस अल्फा, इसको डिवाइड करती है 0 बाई दिस। अब बताइए ए वैल्यू को पॉजिटिव होना है भाई, क्या होना है? पॉजिटिव होना है। इज इट राइट? तो इस सेकेंड केस में दो केस ले लेते हैं। केस ए, अल्फा का वैल्यू 90 से 0 के बीच में रहेगा। क्या रहेगा? 90 से 0 के बीच में रहेगा, तो कॉस अल्फा तो पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ या ना? पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव और ए टर्म भी पॉजिटिव, तो सारा टर्म क्या रहेगा? एक मिनट, तो इस केस में यू और भी पे कोई कंडीशन डालने का रिक्वायरमेंट है? इस केस में यू और भी पे कोई कंडीशन, क्योंकि मुझे तो मतलब पॉजिटिव ड्रिफ्ट से है, राइट? सारा वैल्यू पॉजिटिव ही हो रहा है। दैट्स व्हाई इस केस में क्या बोल सकते हैं? व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ यू एंड वी, डेल्टा एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंगल, डेल्टा एक्स ऑलवेज पॉजिटिव फॉर व्हाट, नीचे लिख लीजिए एक लाइन लैंग्वेज,
इफ एंगल इज एक्यूट एंगल, लैंग्वेज बनाइए, इफ एंगल इज एक्यूट एंगल देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एन वी, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एन वी, मैम यू एन वी मैग्नीट्यूड वाइज ले रहा हूँ सेंस, ठीक है, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एन वी डेल्टा एक्स ऑलवेज पॉजिटिव। एक कंक्लूजन को शॉर्ट नोट्स पे रख लीजिएगा स्टूडेंट, एग्जाम के टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं रहेगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है। इस केस के लिए कॉस अल्फा का वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगा, तो ए पॉजिटिव हो गया, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, तो सारा टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डेल्टा एक्स को पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड केस लेते हैं भाई, अगर अल्फा का वैल्यू ऑब्ट्यूज है 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो कॉस अल्फा तो हो गया निगेटिव, बोलिए। तो कॉस अल्फा निगेटिव होने के वजह से यहां देखिए, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना था, क्या बनाना था, बट ए टर्म हो गया निगेटिव। इसका मतलब है ये पूरा टर्म क्या हो गया, निगेटिव ना, तब कैसे होगा, तो सर इस केस में फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए कि 10 और ये -8 है ना, ये अगर 10 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, तो माइनस हो, निगेटिव हो चुका है। इसका मतलब है कि ओके सर इस केस में फिर ऐसे ए होने से पॉजिटिव हो पाएगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ए -12 हो गया, ए 10 हो गया, तो नहीं तो 10 - 12 = -2 हो जाएगा। इसका मतलब, लेकिन ए अगर 12 हो गया, ए 10 हो गया, -10 हो गया, ये 12 हो गया, -10 हो गया, देन +2 रहेगा। तो उसके लिए बेटर रहेगा कि ए कंडीशन, देन फॉर पॉजिटिव ड्रिफ्ट, देन इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैग्नीट्यूड ऑफ यू ग्रेटर दैन मैग्नीट्यूड ऑफ वी कॉस अल्फा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देन डेल्टा एक्स पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब एक्यूट के लिए तो यू और वी पे कोई कंडीशन नहीं था, बट ऑब्ट्यूज रहेगा तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा फॉर पॉजिटिव ड्रिफ्ट, करेक्ट। तो इसमें भी दो चीज, एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज, ये सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है आप लोग के लिए। एक लास्ट केस बचा हुआ है, कौन सा, निगेटिव ड्रिफ्ट, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स लेस देन 0 के लिए ओके, तो u + v cos अल्फा, इसको क्या आना पड़ेगा, निगेटिव, करेक्ट। इसमें एक्यूट एंगल अगर रहेगा तो कभी हो पाएगा, एक्यूट एंगल में ड्रिफ्ट कभी निगेटिव होगा भाई, क्यों नहीं होगा, कि एक्यूट एंगल रहेगा तो पूरा क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए इसमें ये निगेटिव होने के लिए एक लाइन में अल्फा शुड नॉट इक्वल टू एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के लिए नहीं निगेटिव हो पाएगा, करेक्ट। तो अल्फा क्या होना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज। यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ूंगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है। उसके बाद अब बताइए, u + v cos अल्फा, इस पूरे को निगेटिव होना है, निगेटिव कौन करवाएगा, ये टर्म निगेटिव कौन करवाएगा, कि ये टर्म निगेटिव है। इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड अब इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना पड़ेगा, है ना। अब कुछ ऐसा होना पड़ेगा, ये -12 तो ये 10, तब निगेटिव होगा, ये 10 है, ये -12 ये -10 रहेगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब, करेक्ट,
यू का मैग्नीट्यूड इससे क्या होना पड़ेगा, v cos अल्फा से कम होना पड़ेगा। इसका मतलब है, एक कंक्लूजन है, निगेटिव ड्रिफ्ट के लिए एक्यूट एंगल नहीं लगेगा, अदरवाइज कभी निगेटिव ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो निगेटिव ड्रिफ्ट के लिए एंगल ऑलवेज शुड बी, बट क्या ऑब्ट्यूज रहेगा एंगल तो इट कंपलसरी को ड्रिफ्ट निगेटिव रहेगा, या इस कंडीशन को सर्टिफाई करेगा तब? ऑब्ट्यूज के साथ साथ इस कंडीशन को सर्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो नेक्स्ट क्लास मेरे तरफ से रेस्ट एंड मोशन का मेडिकल के लेवल तक की लास्ट क्लास, और आप लोग कुछ वीडियो एक्स्ट्रा फॉलो कीजिएगा 3-4, ठीक है, उसमें दिया रहेगा। तो कल नेक्स्ट क्लास में मैं सिमिलर प्रॉब्लम का प्रॉब्लम करवाऊंगा, और इस टाइप का प्रॉब्लम जिसमें टाइप प्रॉब्लम है हर जगह मिल जाता है, ए बी को पकड़ रहा है, बी सी को पकड़ रहा है, ठीक है, तो ये आता है अंडर द हेडिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, बट उसका डेरिवेशन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि डेरिवेशन करने से भी कोई मतलब है नहीं, लास्ट में वही फार्मूला ही लगाना है, बट इन लोग को लगेगा, बट जेई मेन तक आपका भी काम चलेगा, लेकिन आप वीडियो को 2-4 वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा 11th क्लास का पूरा, उसमें लास्ट में तो देख लेंगे ना कि सिमिलर प्रॉब्लम के बाद मैं ये पढ़ाऊंगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत हुआ रेस्ट एंड मोशन, लेकिन उससे पहले बहुत सारे क्लासेस चली है ना, वेक्टर चला है भाई, वेक्टर के बाद कम से कम 10 क्लास तो मैथमेटिकल टूल चला है, उन सब को तो जोड़ते रहेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन पे टाइम नहीं लगेगा। हाँ